चारों तरफ शोर में कहाँ कहाँ जाए हम। डॉक्टर चंद्रचित चित्खा क्या लिखते हैं? चारों तरफ शोर में कहाँ कहाँ जाए हम। चारों तरफ शोर का माहौल है। कभी कभी लगता है कि हम शांत जिंदगी जीने का सलीका भी भूल चुके हैं। इस बारे में जब भी मौका मिले फिल्म अभिनेता अब दिवंगत मनोज कुमार की फिल्म शोर को एक बार फिर देख ले। नेट पर वैसे जब भी आप शोर की परिभाषा तलाश लेंगे तो यही पाएंगे, अवांछित, अप्रिय और ऐसी हानिकारक ध्वनि जो किसी भी वांछित ध्वनियों सिग्नल को बाधित करती है। मगर अधिकांश टीवी एंकर यही मानकर चलते हैं कि शोर से टीआरपी बढ़ती है। अधिकांश कार्यक्रम में अब हल्ला बोल की तर्ज पर चलते हैं। शोर के पर्यायवाची शब्दों में भी कोलाहल, हंगामा, चीख, भनभनाहट, विस्फोट, गर्जना और अशांति आदि शामिल है। मगर इन दिनों शोर का भी अपना बाजार है। यह शोर अब चाहे अनचाहे हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन गया है। संसद में शोर, मस्जिदों में शोर, टीवी चैनलों पर शोर, केजरीवाल की विपश्यना पर शोर, प्रधानमंत्री मोदी करे तो शोर, कुछ न करे तो शोर, यानी कुल मिलाकर शोर हमारी जिंदगी में इतना अधिक रच बस गया है कि हम शांत रहना, माहौल में जीना कमोबेश भूल ही चुके हैं। शोर के इसी मर्म को लेकर जिस फिल्म अभिनेता मनोज कुमार ने वर्ष 1972 में एक फिल्म शोर का निर्माण किया था, वही मनोज कुमार लगभग 48 घंटे पूर्व अपनी जीवन यात्रा को समेटकर उस अनंत शांत लोक की ओर प्रस्थान कर गए हैं जहां शोर के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे मनोज कुमार की जिंदगी को भी कई बार विवादों से जूझना पड़ा था। आपातकाल के मध्य भी उनकी एक फिल्म 10 नंबरी का प्रसारण रोका गया था। वस्तुतः श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थी कि मनोज कुमार आपातकाल के पक्ष में भी एक फिल्म बनाए, मगर मनोज कुमार ने इनकार कर दिया था। यह वही दिन थे जब अभिनेता एक गायक किशोर कुमार पर भी कुछ प्रतिबंध लगे थे। इन्हीं दिनों प्रख्यात हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती को जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। शोर सिर्फ बाहर नहीं है, बड़े लोगों के भीतर भी बना है। कृष्णा सोमती और अमृता प्रीतम दोनों ही भारतीय साहित्य में लेखन के स्तर पर शिखर शख्सियतों में शुमार थी। दोनों की पृष्ठभूमि पंजाब की थी। दोनों के जीवन में भारत विभाजन की परिस्थितियों ने गहरा असर डाला था, मगर दोनों एक ही शब्द जिंदगी नामा को लेकर विवादों के शोर में एक दूसरी से जूझती रही। लेखन की विश्लेषण ऊंचाइयों पर जाकर भी सोमती व अमृता अदालतों में 26 साल तक एक दूसरे के विरुद्ध लड़ती रही। वर्ष 1984 में कृष्णा सोबती ने अमृता प्रीतम के उपन्यास हरदत्त का जिंदगीनामा के प्रकाशन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था। उनका दावा था कि अमृता प्रीतम ने उनके उपन्यास जिंदगीनामा के शीर्षक के समान शीर्षक का इस्तेमाल करके उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है।
कृष्णा सोबती ने अमृता प्रीतम और उनके प्रकाशकों से जिंदगीनामा शब्द को पुस्तक के शीर्षक से हटाने का अनुरोध किया था। यह विवाद मामला 26 साल तक चला और अंततः 2011 में अमृता प्रीतम के पक्ष में फैसला आया। अदालत ने कहा कि जिंदगीनामा शब्द का इस्तेमाल पहले से ही कई लेखकों द्वारा किया गया है और यह कोई विशेष शब्द नहीं है जिस पर कॉपीराइट हो सकता है। इस मामले पर साहित्य जगत में भी काफ़ी बहस हुई और कुछ लोग कृष्णा सोबती के पक्ष में थे तो कुछ अमृता प्रीतम के। खुशवंत सिंह ने कहा था कि जिंदगीनामा जैसे शब्द पर कोई कॉपीराइट का दावा कैसे कर सकता है। यह मामला भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण विवाद बन गया और इसने कॉपीराइट और साहित्यिक संपत्ति के मुद्दे पर एक शोर भरी बहस को जन्म दिया। हालांकि कृष्णा सोबती ने मुकदमा हारा, लेकिन इस मामले में साहित्य जगत में उनकी पहचान को और मजबूत किया। कुछ लोगों का मानना है कि इस विवाद के कारण कृष्णा सोबती ने जिंदगीनामा का सीक्वल के रूप में 2 और खंड लिखने की योजना को स्थगित कर दिया। कितना शोर मचा था तब इस कलम लेखन की दुनिया में भी शोर और शांति के मध्य इसी खींचतान को लेकर गुरुदेव टैगोर ने लिखा था, ओरे शांति को थाए बाबा, शांति को थाए बाबा। महान शख्सियतों के नाम पर दिल्ली व आसपास राजघाट, शांति घाट, विजय घाट, किसान घाट, समता घाट, मनमोहन स्मृति आदि अनेकों स्मृति स्थल है, मगर सभी पर अपने अपने समय में विवाद और शोर रहे हैं। इनके आदर्श व जीवन मूल्य किसी को भी याद नहीं है। शांति इन स्मृति स्थलों पर भी नहीं है दोस्तों। चौतरफा शोर में कहाँ जाए हम।